गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्या हुआ, गायब सारे हैं? पढ़ने का मन नहीं? ज़्यादा फैक्ट्स दिमाग में चले गए? तो आज का सेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, पर पूरा रिवाइज होगा। यानी कि रिवीजन होगा 1757। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण घटना? प्लासी के युद्ध से भारत की आज़ादी तक का रिवीजन होगा। और किसके साथ? जितने रहे। पहले बना बंगाल में गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बना भारत का गवर्नर जनरल, और फिर भारत का वायसराय, और फिर से क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। इन पांच जो चरण रहे भारत में, इन पांचों चरण में जितने भी बने लोग, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से, क्योंकि अंतिम एक ही भारतीय बना था, उनके समय जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उसे क्रम में और रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन 1757 से होगा, उससे पूर्व का रिवीजन आज नहीं है। एक एक कर हम विस्तार से भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे सबके बारे में। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? वारेन, बंगाल में गवर्नर। जी। उसके बाद बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, किसे बनाया गया था? उसके बाद कौन बना था? भारत का गवर्नर जनरल। क्या? कैनिंग। कैनिंग। इसके पश्चात, इस पे नोट नहीं है क्योंकि वो बाद में सेशन था, भारत का वायसराय। और फिर बनेगा पुनः भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ दो बार, एक बंगाल का गवर्नर जनरल, कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। और आजादी के समय पुनः एक बार भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता है, वायसराय की पदवी जो है समाप्त दी जाती है, क्योंकि उस समय जो क्या आया था, क्रिप्स मिशन वेवेल योजना में क्या था कि कार्यकारिणी में सिर्फ वायसराय और उसके अतिरिक्त कमांडर इन चीफ, ये दोनों क्या रहेंगे? ये ब्रिटिश। बाकी फिर लास्ट में आके हो गया कि इन्हें भारत का पूरा, क्योंकि अब स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन नहीं रहा, तो पुनः एक बार वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। इन सभी गवर्नर जनरलों को क्रम में यहाँ पर सजा के, उससे पूर्व कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद एक एक कर सेशन। कॉपी और पेन उठाइए। कॉपी पेन के नाम पे कितनों की आत्मा रूह सारी कांप जाती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बना? 1757। इसके पश्चात बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किस एक्ट के तहत? अभी आप लोगों को चर्चा भी हो रही थी।
सर की वॉइस काफी लाउड थी, बाहर बहुत तेज आवाज आ रही थी। 1773 के एक्ट, हाँ वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता था, उसके तहत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक्ट था 1833 का, चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। एक्ट 1858, 57 में कोई एक्ट नहीं बना था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं आपको। भारत का अंतिम वायसराय, और ये होता है रिलेट करना, और कुछ नहीं होता है। मैं बार बार जो कहती हूँ कि हिस्ट्री को रिलेट करके, कि एक के बाद आपको पूरा क्रम कभी नहीं भूल पाइएगा। वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। ये कोई एक्ट के तहत नहीं, जब भारत का स्वतंत्रता हुआ था, यानी कह सकते हैं 1947 का अधिनियम, और स्वतंत्रता पश्चात के पास। और आज के सेशन का मतलब, सेशन नहीं सॉरी, इस पॉइंट्स में एक बात और जो याद आपको रखनी है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी। यानी कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं एग्जाम में डायरेक्ट पूछा या जाए या ना जाए, लेकिन आप यहाँ से बहुत सारे प्रश्न को आसान बना सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं 1947 के एक्ट से, क्योंकि उस समय भारत को आजादी मिल गई थी। आज ऐसे ही घटनाएं आती रहेंगी। जो आपका पीछे का मैं बोल रही थी, 3-4 टॉपिक छूट गए हैं, जैसे कि भूमि बंदोबस्त,
जब आएगा एक एक पेज पे पूरा एक साथ समझा दूंगी। इसके अलावा शिक्षा में बहुत सारे एक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो एक्ट छूटा है, और एक 3 नीतियां जो थी सहायक, विलेजली और डलहौजी की, वो 3 ही पीछे आपका छूटा है। तो और एक सेशन और हो जाएगा जिसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर। उसके बाद आप लोग या वहां पूछना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से क्या पढ़ाना। हो गया नोट, आगे बढ़े। बंगाल का प्रथम गवर्नर सबसे पहले बनाया गया था गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में नेतृत्व करने के लिए। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी के युद्ध के समय। उसके बाद इसने जो कार्य किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 इलाहाबाद की 2 संधियों के पश्चात। उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, तो अगला बंगाल का गवर्नर जो बना दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। गवर्नर ये इस एक्ट के तहत नहीं बना है, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा अंतिम वाले से बनता है, क्योंकि यहां मैंने कर दिया इससे ये होता है संबंधित, क्योंकि गवर्नर तो वो उसी एक्ट से रहेगा, गवर्नर जनरल। ये जब ये पद पर आता है यानी कि गवर्नर जनरल, तब किस एक्ट से आएगा? 1833। अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो नहीं, इसके अंतर्गत ये पद चेंज हुआ ना, तो ये एक्ट के आधार पे प्रावधान लाया गया था। तो वो बना, तो उसने सबसे पहले बनने के पश्चात एक कार्य किया कि बंगाल में चल रहे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर। हाँ जी बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, और गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट से बना? क्योंकि नया पद तो ये है, ये तो पुराने पद से चलता आ रहा है। हाँ, तो वो इस एक्ट से। यहां पर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट से बना, तो 1833 का। भारत का प्रथम वायसराय किस एक्ट से बना, तो ये भारत शासन अधिनियम 1858। और भारत में पुनः एक बार गवर्नर जनरल का पद किस से लाया गया, तो 47 का जो एक्ट हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, और ये रह गए प्रथम भारतीय। और यहाँ के पश्चात जो है फिर संविधान लागू हो जाता है, और उस तहत जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाए। तो वहां पर जब वो बनते हैं तो वो पहला काम करते हैं, द्वैत शासन को समाप्त कर देते हैं। और उसके पश्चात उन्होंने किया था कि दीवानी के लिए 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया था अलग अलग स्थानों पे, बिहार, बंगाल, और इन्होंने क्या किया था कि अब प्रत्येक जिलों में दीवानी के मामलों के लिए अलग कोर्ट होती थी, और फौजदारी 2 मामले होते हैं, आप पढ़े होंगे। दीवानी यानी कि घरेलू मामले होंगे तो, और फौजदारी यानी कि लड़ाई झगड़ा, हत्या, ये मामले होंगे, संदिग्ध मामले जिसे कहते हैं हम, उनके लिए बने थे। तो ये करेंगे। फिर उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल, आगे की कहानी क्योंकि बहुत सारे हैं तो सबके क्रम को देखते चलेंगे। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर, यहां पर मैंने ईयर शासनकाल इसलिए लिख दिया है कि आपके लिए रिवाइज करना आसान होगा। बाकी पॉइंट्स जो मैं बताते जाऊंगी आप साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का शासन जो हुआ वो पहली बार, 2 बार याद रखिएगा, यहां एक बात याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ है। पहला पॉइंट ये हुआ कि ये इसे 2 बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये जब हुआ पहली बार 1757 से 60 तक रहता है, और दूसरी बार जब इलाहाबाद की संधि, क्योंकि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था, क्लाइव ने नहीं किया था। लेकिन पुनः जो संधि होनी थी इलाहाबाद की, तो पुनः इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और उसी समय इसने क्या लागू किया था? बंगाल में द्वैत शासन। तो 2 बार। पहला पॉइंट, प्लासी का युद्ध रिवीजन करना है बस। ये आज का जो टॉपिक है पूरी तरह फैक्ट्स बेस्ड है, तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं। प्लासी का युद्ध 1700 किसके साथ? कौन था बंगाल का नवाब?
वर्सेस इधर ब्रिटिश की तरफ से। अब रॉबर्ट क्लाइव का साथ किसने किसने दिया था, यानी ब्रिटिशों के साथ कितने लोग थे इधर? हम्म, हाँ, वो ये वर्सेज मतलब इन दोनों के मध्य की घटना है, इसलिए वर्सेज लिख दिया कि इनके और इनके के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था, इसलिए मैंने लिखा है, इसलिए ये वर्ड यूज किया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्लाइव क्लाइव नेतृत्व करता था, जैसे बंगाल देखो युद्ध होता था तो राजा नेतृत्व करता ही तो रहता है। लड़ाई कौन करता है? सेना करता है। राजा भी युद्ध में शामिल होता है, पर वो किस रूप में होता है? नेतृत्व करता होगा। सेना युद्ध करती है हमेशा। जैसे कहा जाता है कि किस राजा ने इस मंदिर या इस स्थापत्य कला या इस भवन का निर्माण किया? राजा भवन का निर्माण करता है, राजा के नेतृत्व संरक्षण में निर्माण किया जाता है। वैसे ही जो युद्ध होते हैं तो युद्ध सेना लड़ते हैं, नेतृत्व कौन करेगा? राजा करता है। नहीं, वो तो आप जब बात कर रही हैं बक्सर के युद्ध, वो आगे की कहानी है, अभी वो दूर है दिल्ली। यहां पर जिसने साथ दिया था कौन कौन थे? दो लोगों का नाम बता दीजिए तुरंत। सिराजुद्दौला। किसने सपोर्ट किया था? हाँ, यहां इसके जो थे मीर मदान और मोहनलाल, ये इसके सेना के दो मुख्य सेनापति थे जो इस युद्ध में क्या हुए थे? मारे गए थे, वीर गति पा गए थे। और यहां क्लाइव की तरफ से आप जो बोल रही हैं वो है मीर जाफर, इसे दूसरे पेन से लिख लो, मीर जाफर। इसीलिए मैं कह रही हूं कि पूरा रिवाइज कर लो साथ में। एक तो ये मीर जाफर, उसके अलावा राय दुर्लभ, क्योंकि ये सब किसके तरफ मिल गए थे? ब्रिटिश है। जाफर बना था किस लालच से? कि बंगाल का अगला नवाब बन जाएगा, और राय दुर्लभ दीवान नियुक्त होने के लिए। इसके अतिरिक्त इसकी मौसी जो थी कौन थी? घसीटी बेगम। किसकी मौसी थी? सिराजुद्दौला। और इसकी एक दूसरी मौसी का बेटा, एक इसकी मौसी हो गई, और एक जो बड़ी या छोटी जो भी होगी, ये इतिहास में वर्णन नहीं है, उसका बेटा था शौकत जंग। और शौकत जंग था कहाँ का? तो पूर्णिया का नवाब था, क्योंकि इसके पिता भी पूर्णिया के। तो इतने ही नाम कहीं भी पूछा जाएगा 1757 के विद्रोह में, तो इतने नाम याद रखने हैं। सिराजुद्दौला के तरफ मीर मदान मोहनलाल जो कि मारे गए, और यही वजह था कि सिराजुद्दौला भी हार जाता है युद्ध में। और ये भागकर कहाँ शरण लेता है सिराजुद्दौला? बताइए, काफी विस्तार से समझा रही हूं, देखिए कहाँ भाग गया था? मुर्शिदाबाद। कहां पर है मुर्शिदाबाद? बंगाल। और इसे किसने मरवा दिया था? जब ये मुर्शिदाबाद भाग गया था तो इसे मरवा किसने दिया था? रिवीजन, लिखने और सुनने, सबसे ज्यादा सुनने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं करा रही हूं रिवाइज। किसने मरा दिया था? मीर जाफर का बेटा मीरन। और मीरन ने मरवाया था, जो मारा था, उसकी हत्या किया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद। तो कहानी कैसे याद रहेगा? तो आप ये से याद ही मत रखना। बेग, ये कहानी थी 1757 की। बस इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। इनकी हो गई जीत। और अगला कौन बना नवाब? अगला नवाब। कितना डरते हैं ये सभी पढ़ने से, जबकि मैं मेन मेन पॉइंट, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1757। ये इतनी बातें याद रखनी है। इसी समय बंगाल का कौन बना दिया गया? बंगाल का दीवान। दीवान पूछ रही हूँ, नवाब और दीवान में अंतर होता है। नवाब तो राजा हो गया जो पूरे बंगाल को देखेगा, दीवान जो राजस्व के मामले वगैरह देखेगा। मुहम्मद
रजा, रजा खां। बिहार, कम से कम बिहार का तो बता दो, शर्म करो, बिहार का पेपर दे रहे हो। सीताब राय। इन्हें लगता है बस एक टॉनिक मिल जाए जिसे घोल के पी ले और सारे याद रह जाए हमारे अंदर। उड़ीसा, दुर्लभ राय। अब इससे इजी क्या ही हिस्ट्री पढ़ना है आप लोगों को, बस 3 पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन का जनक। अब प्रश्न क्या बन सकता है, द्वैध शासन का जनक बताओ तो। फिर द्वैध शासन का जनक, आज ना सच में डंडा मंगा लूंगी बाहर से सनी से बोल के। द्वैध शासन का जनक, एक भी पॉइंट जो मैं नहीं पढ़ाई हूं वो नहीं बता रही हूँ, सारे पढ़ाए हुए पूछ रही हूँ, तब भी एक नहीं याद आ रहा है। हे गॉड, मुझे लग रहा है कि मैं गंगा में जाके आत्महत्या कर लूं। ये मतलब ये ही करवाओगे, मेरी भी बदनामी कराओगे, क्या पढ़ाती है, आता कुछ नहीं है बच्चों को। कौन है? खुश। इलाहाबाद की संधि 65। इलाहाबाद की संधि जो हुई है वो 2 लोगों से हुई है, कौन कौन बता दो बस। संधि 2 लोगों के साथ हुई है। कहाँ था बहादुर शाह द्वितीय? नहीं, जफर तो नवाब बन गया था। नहीं, उस समय फिर से पुनः नवाब बन गया था। मुगल और अवध है। हे गॉड, घर वालों का नंबर है सुध है, अपने अपने घर वालों का नंबर दे दो, एक एक कॉल करके बोल दो बच्चे पढ़ नहीं रहे, बुला लो। मुगल कौन था उस समय? शाह आलम सेकंड। अब मैं रिवाइज करा रही हूं, इतना कौन क्या ही बताऊं, छोड़ो बोलना। अवध, अवध कौन था? हाँ ऐसे ही बोला करो। हाँ अब सारे हाथ उठा लो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम तो 5 दिन बाद आए थे मैम। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है यहाँ पर कि उसने यानी पहली बार सेना के लिए जो 3 केंद्र खोले गए थे, एक उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के इलाहाबाद में, एक बिहार के मुंगेर में, और दूसरा बांकीपुर यानी वर्तमान में वेस्ट बंगाल में है। बंगाल में उस समय बंगाल कहलाता था, तो वेस्ट बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत। बस इतना सा पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखना है। इससे कितनी घटनाएं रिलेट हो गई, अब इससे इजी क्या पढ़ा दूं? पढ़ना नहीं है। अब क्या तय कर रखा है कि टीचर के अलावा कोई फॉर्म नहीं भरोगे? भरना है। अभी 15 को टेस्ट भी तो है, वो नहीं देना, उसी में 4 आ जाएंगे प्रश्न। उसके पश्चात जो अगला शासक बना, क्योंकि वो बीच में नहीं था, 60 के बाद फिर वो 65 से 67। अरे प्रभु, ये मिलता है स्लाइड जो मिलेगा ना, पीडीएफ नहीं मिला, एक ही दिन है। ज्वाइन कर रखा होगा तब तो। हाँ सेम सेव करके मैं तो भेजती हूँ, इसी आप लोगों के सामने ही सेव करती हूँ मैं। तो वेंसी टाट सुन लो, इतना हल्ला करते हैं मछली बाजार की तरह ना। वेंसी टाट 1760 से 64, क्योंकि बीच में क्या हो गया था, वो गायब हो गया था। इसके समय हुआ था बक्सर का युद्ध। और ये प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध बहुत किसी को लगता है कि क्लाइव के शासनकाल में नहीं हुआ है, याद रखिएगा उस समय जो गवर्नर था वो था वेंसी टाट। कब की घटना, बोल तो दो। 1764। अभी मैं सनी को कॉल करके मांगती हूँ छड़ी।
फिर पता चल रहा है। 1764 कौन कौन? हाँ, शाह आलम सेकंड, ये कौन था? मुगल, प्लस सुजाउदौला और एक अपदस्त मीर कासिम। और दूसरी तरफ कौन थे ब्रिटिश की तरफ से? हेक्टर मुनरो। जीत किसकी हुई? और इसी जीत के पश्चात हुआ था इलाहाबाद संधि। तो दोनों अंतर याद रखे हैं। इलाहाबाद की संधि हुई है क्लाइव के शासनकाल में, लेकिन युद्ध किसके समय में हुआ है? वेंसेटाट। बस इतना है। उसके पश्चात ये थोड़ा सा सर गलती कर दी है, ये हेडिंग है, समझ गए? जो रेड में जा रही है ये भी हेडिंग है। इसके पश्चात यानी कि वो जो 65 से 67 तक रहे, उसके बाद फिर एक गवर्नर बिहार वो रहा था बंगाल में, वारले बारे लास्ट नाम था। क्या? बारे लास्ट। 67 से 69 से। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? अब ये बता दो। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। मैसूर का शासक संस्थापक इसी से बता दो, हैलिया। तो ये हुआ था। देखो आंग्ल है तो इस बात में ही निहित है कि एक तरफ से अंग्रेज होंगे ही, आंग्ल में निहित है ये बात कि अंग्रेज होंगे ही। तो आपको हमेशा सिर्फ दूसरा याद रखना है। तो कौन था? हैदर अली। संधि कौन सी हुई थी? पहले वाले में मंगलौर की संधि हो गई थी। तो ये तो मैं तो प्रथम है। समय काल बताना। प्रथम। कम से कम शर्म करो, जब यहां 67 से 7 की घटना है। क्या लिखा है मैंने? अरे वो अलग है बाबा, वो जो टाइपिस्ट भैया पीपीटी बनाते हैं उनकी थोड़ी मिस्टेक है, वो नहीं है। अच्छा, क्या टच हो गया? 1767 से 69 ही था प्रथम वाले की। ये नेक्स्ट एक हेडिंग है कर्टियर। ये तीनों हेडिंग है, वो भैया शायद समझ नहीं पाए होंगे। कर्टियर 1169 से 72 तक। 1700, सॉरी। अच्छा, इसी की बात आप पूछ रहे थे। अच्छा, थैंक यू। 1769 से 72 तक। इनके समय काल में बस एक ही बात याद रखनी है कि बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। आप जानते हैं कि 3 अकाल आयोग के गठन कर दिए गए थे, तो वो बाद की घटना है, पर बंगाल में इस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अब यहाँ भी ये हेडिंग है भैया। अरे क्या कर दी भैया जी। ये भी हेडिंग है, जितने वो चौकोर में कर रही हूँ वो हेडिंग है। अब बना वारेन हेस्टिंग्स, जो क्या कहलाया? अंतिम गवर्नर। अब यहां से पढ़ना है। इन लोगों के बारे में पूछे जाने के चांसेस कम है, पर ये है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जरूरी नहीं कि पूछे प्रश्न इसलिए ही आपको पढ़ना है। ये जब समझोगे तो हिस्ट्री को समझना आसान होगा, और हर फैक्ट्स याद नहीं हो सकता जब तक रिलेट नहीं करोगे, वहां कंफ्यूज होगे। परसों ही एक 3 बजे वाले बैच का लड़का आया कि मैम मैं पिछली बार दिया पेपर 2 नंबर या कितने से रह गया, लेकिन पिछले वाले से 4 प्रश्न पूछा था और चारों में गलत करके आ गया। मैंने बोला बहुत बड़ी अचीवमेंट की है आपने। तो इसकी क्या वजह है? उसने अगर प्रीवियस को वो ध्यान से पढ़ा होता, 2 नंबर से छूटा और 4 गलती करके आया है पिछले साल का। यानी कि टीयर 2 का पेपर टीयर 3 में उसे 4 पूछे गए सेम, और वो 4 गलत करके आ गया। और 2 नंबर से बोल रहा है कि कम, मतलब जितने बताए जा रहे हैं तो सब बोल रहे हैं कि 2-3 नंबर से ही तेरे कम होंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वही पढ़ लिए होते प्रीवियस। तो प्रीवियस को मजाक मत समझा करो।
बंगाल में क्या कर दिया इसने, द्वैत शासन को समाप्त। तो यहाँ प्रश्न शुरुआत किसने की थी द्वैत शासन की, बंगाल में। हाँ, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा, ये तो मैंने लिखवा दिया है किस एक्ट वगैरह के तहत हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय। इन्होंने कहाँ का मैटर कहाँ कर दिया, कोई नहीं, यहां से देखो, इससे ये इसके बाद का मैटर है, इन्होंने बनाने के चक्कर में। रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार क्या हुआ था, सिंपल बंगाल के गवर्नर का पद आया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल का पद। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, ये गवर्नर जनरल का पद रहा, यानी कि गवर्नर का पद कब से कब तक रहा, ये 1772। तो सिंपल अगर पूछा जाए कि वारेन हेस्टिंग का पूरा कार्यकाल कितना रहा तो कितना होगा, 1772 से, यानी कि इसमें ये 2 साल जो है गवर्नर के पद पे काम किए और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पे काम किए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो भैया ऐसे बना दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स गवर्नर के पद पर रहते हुए जो कार्य किया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर के पद पे रहते हुए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो कार्य किए गए थे, उनमें से ये है कि द्वैत शासन को समाप्त करना और प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी के मामले लाना। अब जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो क्या क्या सुधार करते हैं, 1781 के अधिनियम में गवर्नर जनरल, पहले याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो होती थी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य कार्य क्षेत्र का विभाजन, यानी कि पहले जो होता था, चाहे वो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र हो या वो दोनों एक साथ होते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल का पद और न्यायालय के पद का विभाजन कर दिया, यानी कि कानूनी मामले, ये ऐसे पॉइंट्स नोट मत करिए, कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ समझ लीजिए, पूछे जाते हैं ये। तो ये न्यायालय का पहले होता था, न्यायालय के मामले और वो मामले, यानी कि कौन से मामले, गवर्नर जनरल, दोनों एक ही व्यक्ति देखता था, कौन, जो गवर्नर जनरल नियुक्त होगा। लेकिन इन्होंने समाप्त कर दिया, न्यायालय को अलग कर दिया, क्योंकि 1773 के एक्ट से, अभी सर ने पढ़ाया भी था, क्या अलग किया गया था, कहां पर बनाया गया था उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट 1773 के एक्ट से कब बनाया गया, 74 में बनाया, तो यहां पर वो अलग हो गया, बस वो समझने के लिए पूछा नहीं जाएगा। कलकत्ता में प्रथम मदरसा, अब मदरसा क्या होता है, मुस्लिम शिक्षा का जो केंद्र होता है उनके लिए जो मदरसा, सिंपल। प्रथम मराठा युद्ध कौन सी संधि हुई, सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि, मंगलौर की संधि। किसके साथ हुई थी ये बताइए, अंग्रेजों के अतिरिक्त कौन था मैसूर की संधि में, टीपू सुल्तान। हाँ, तो यही तो बस याद रखना होता है, मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि पूरा, बस एक पॉइंट पूछा जाएगा, संधि किसके साथ हुई है, ईयर क्या है या फिर कौन सी संधि है। अच्छा, नेक्स्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी किसी के समय काल में पारित हुआ, वारेन हेस्टिंग्स। सिर्फ सुनते जाइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का विभाजन, इसी एक्ट के तहत जो वायसराय के पद में 4 होती थी सीटें, उसे घटाकर 3 कर दी गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, उसमें सदस्यों की संख्या पहले 4 होती थी अध्यक्ष के अलावा, तो उसकी सदस्य संख्या को घटाकर 3 कर दी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट से। तो वो याद नहीं रखना, इसीलिए मैं वहां पर वो बात नोट नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, बस पूछा जाएगा तो एक्ट है। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स। गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद बस पढ़ लीजिए, पूछे जाने के चांसेस कम है। मुर्शिदाबाद में पहली बार जो है कोषागार जो था, कोषागार आप समझ रहे हैं, जहां पर अनाजों का भंडारण करके रखा जाता है, फूड ग्रेन जो बनाए जाते हैं, चारा घोटाला
तो वो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? कलकत्ता। प्रश्न जिस पे टिक करूंगी वो पूछे जाएंगे, जिस पे टिक नहीं है उसे सिर्फ सुनना है। इजारेदारी प्रथा, अब इसे सुन लो, इसे पढ़ ही लो पूरा। भूमि बंदोबस्त अधिनियम लाए गए थे। भूमि बंदोबस्त के तहत 4 तरह के नियम थे, ठीक है? उन चारों नियमों को पढ़ लो यहां पर। भूमि नोट करना है। ये 4 तरह के थे। सबसे पहले लाया गया था क्या? फार्मिंग सिस्टम, जिसे अभी क्या लिखा हुआ था, आपने पढ़ा? हाँ, क्या है? हाँ, भूमि बंदोबस्त ही तो बोलते हैं जो। इजारेदारी यानी कि फार्मिंग सिस्टम। दूसरा क्या था? जमींदारी व्यवस्था। जो पॉइंट्स छूटे हैं मैं यहीं पर बता दे रही हूँ साथ के साथ। ये सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड है सेशन, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने वाली। तीसरा क्या था? रैयत। चौथा ठीक, ये जो लाया गया था इजारेदारी व्यवस्था, जिसे कि हम क्या कहते हैं, फार्मिंग सिस्टम, सबसे पहले लाया गया था। और ये लाया गया था किस लिए? ईयर पहले तो लिख दिए, ये 1772 में लाया गया था। जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले 1790 में शुरू की गई थी। ये कब लाया गया था? 1820 में मूल रूप से लागू हुई थी। वैसे शुरुआत इसकी नींव पहले पड़ी थी 20, और महालवाड़ी 1822। पॉइंट्स बस याद रखना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके समय कौन था? वारेन। ठीक, इसके समय कौन था 90 में? अच्छा, मैंने 9 में एक आर ज्यादा बना दिया। ठीक, यहां कौन था? ये नहीं, वो तो जनक था, वायसराय की बात कर रही हूँ। 1820। बहुत सही। हाँ, सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था वो। वारेन अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ये दोनों के समय कौन था? ठीक, ये जो सिस्टम था, 2 पॉइंट आपने याद रखिए। तीसरा पॉइंट जो है, इस सिस्टम में इजारेदारी व्यवस्था में कुछ नहीं था। 5 वर्ष के लिए खेतों की नीलामी कर दी जाती थी। जैसे जो बोली लगाई जाती है, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे जो है जमीन दे दिया जाता था पट्टे पर, यानी कि तौर पर नीलामी कर दी जाती थी। ठीक है, नीलामी, अच्छा नीलामी है ना। ठीक, यहां क्या था? यहाँ सिंपल है कि जमींदारी व्यवस्था लिखा हुआ है, यानी कि जमींदार जो होते होंगे इसमें कहीं ना कहीं मेन होते होंगे। जमींदारी में निहित है कि जमींदारों के अंतर्गत होता होगा, और वसूली कौन करता होगा? जमींदार। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है आपको कि इस व्यवस्था में क्या किया गया था कि
1793 में जाकर इसे स्थायी कर दिया गया था। पहले ये जो लाई गई थी ये अस्थायी तौर पे नहीं, सिर्फ 10 वर्षों के लिए व्यवस्था लाई गई थी, लेकिन 1793 में जाकर यानी 1793 में इसे अस्थायी कर दी गई। इसलिए इस व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं, अस्थायी या इस्तमरारी। जैसे वो इजारेदारी है, इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये हुआ था। तो कार्नवालिस इसमें क्या था, जमींदार मुख्य होता था। तो सिंपल लिखिए, जमींदार की भूमिका होती थी इसमें। क्योंकि जमींदार, अब रैयत का अर्थ ही होता है किसान। किसे बोलते हैं, किसानों को रैयत, यानी प्रत्यक्ष तौर पे किसान। और महाल होता है पंजाब वगैरह रीजन में, या जो पंजाब का प्रांत है, गांव को महाल शब्द प्रयोग किया जाता है। हाँ जी मैम, सुन ले। हाँ जी मैम, बोलिए आप। हाँ तो मैं तो वो जनक बताऊंगी ना, मैं तो सिर्फ वहां वायसराय किसके शासन काल में लाया गया है वो मैम लिखा है। ये आप जो बात कर रही हैं बहुत सही, वो हॉल्ट मैकेंजी और कैप्टन रिड जो बात कर रही हैं वो जनक कहे जाते हैं जिन्होंने शुरुआत की। मैं यहाँ जो लिखी हूँ किसके शासन काल में ये आया था, यानी गवर्नर या वायसराय जो भी थे उनकी बात लिखी गई है। आप जो कह रही हैं सही है। तो ये पंचवर्षीय तौर पर नीलामी की जाती थी और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को खेत दे दी जाती थी। लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया, और बदलाव ये हुआ कि इसे 1776 में एक वर्षीय कर दिया गया। क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्हें ये एहसास होने लगा कि 5 वर्षों तक एक ही व्यक्ति के पास रह रहा है मान लो खेत, और किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी हो जा रही है, फिर भी हमें कितना मिल रहा है, उतना जितना तय राशि है। तो इसे फिर एक वर्षीय, बस उतना ही याद रखने, सिंपल याद रखिएगा। पंचवर्षीय थी, बाद में एक वर्षीय। यहां से प्रश्न जो बनेंगे यही वाला कई बार पूछा गया है, किसके समय काल में जो है। हाँ हाँ जी, एक वर्षीय मतलब 1 साल के लिए, जैसे 5 सालों के लिए पट्टे पे दिए जाते थे, अब 1 साल के लिए पट्टे पर देंगे। अब इस साल देखा जाएगा कि अच्छा फसल इस तरह हुई है, तो इस साल नीलामी और भी महंगे तौर पर की जाएगी। इसलिए हाँ, अपने फायदा। देखो, ब्रिटिश ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने फायदे के लिए। भले ही रेलवे के विकास, डाक के विकास, परिवहन, इन सब का फायदा किसे हुआ, भारतीयों को। जैसे कि एक सहजीवी वर्ग होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है, जैसे सवाल को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, दोनों को ही फायदा होता है। ठीक वैसे ही यहाँ गलती से भारतीयों को फायदा हो गया, पर किया उन्होंने अपने लिए ही था, ऐसा नहीं था। यहां जो है जमींदारी व्यवस्था कार्नवालिस के समय की थी। इसमें जो था कहां पर मुख्यतः लागू था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कानपुर, यहां क्षेत्रों पे ये लागू था। और ये पूरे भारतीय भूभाग के कितने % पर लागू था, तो याद रखिएगा 19% पे लागू था। और यहाँ लगान की दर क्या थी, यानी कर की दर कितनी थी, 10/11, यानी कि 10 हिस्सा उनके पास और 1 हिस्सा जो है जमींदारों के हाथ में। ये किसानों से नहीं कि अब किसान के 11 से 10 हिस्सा वो नहीं लेते थे, जमींदार 1 हिस्सा रखता था और 10 हिस्सा किसको देता था। हाँ, लेकिन जमींदार यहाँ पर मनमानी करने लगे, वो इससे अधिक कर लेते थे और किसानों को 10 हिस्सा ही देते थे। अब किसान इन्हें यानी कि ब्रिटिश को ये एहसास हो गया कि हम इस व्यवस्था को खत्म कर देते हैं और प्रत्यक्ष तौर पे हम किसके साथ जुड़ जाते हैं, हम प्रत्यक्ष तौर पे किसानों से जुड़ जाते हैं। तो इसका जो मैम बोल रही है वो सही, कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी, 2 लोग थे, हेक्टर मुनरो, नहीं नहीं हेक्टर मुनरो नहीं नाम है, मैकेंजी और हॉल्ट मैकेंजी, और कैप्टन रिड, कैप्टन रिड।
2 व्यक्तियों ने जो है ये शुरुआत की। ठीक, यहां पर कितने % पर लागू था वो व्यवस्था? ये था, हाँ, 50%। और दर क्या था? 1/3। यानी 3 हिस्से में से जितनी उपज होगी, 3 हिस्से लगाए जाएंगे, उसमें से 1 हिस्सा किसे देना होगा? किसानों को देना होगा। और ये किन क्षेत्रों में अगर भी पूछा जा सकता है तो मेनली याद रखिएगा कि रैयत कहाँ, किसानों के पास बड़ी भूमि कहाँ पर है, इस आधार पर। देखिए बिहार में क्या होता है, बंटवारा होते होते हमारे पास लैंड का जो साइज, खासकर एग्रीकल्चर लैंड यहाँ के किसानों के पास छोटे होते हैं, क्योंकि बंटवारा होता गया। इसका वजह क्या है? हमारे यहाँ एरिया देखिए जो है, बिहार एरिया वाइज कितने स्थान पे है? अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि भारत में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पे है, नहीं नहीं, कौन से स्थान पर है? हाँ, लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए, पॉपुलेशन वाइज कहां पर है? तीसरा। तो यानी कि एरिया हमारे पास कम है और पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि जब पूछा जाता है प्रश्न हमारे पास जनघनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति रहते हैं, तो बिहार कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे भारत में आ जाता है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ लैंड का जो साइज है वो कम है। तो ये उन क्षेत्रों पे लागू होगा जहां पर कृषकों की भूमि जो है बड़ी है, और ये आपको देखने को मिलता है दक्कन प्रांत, कर्नाटक, इन सब एरिया में। यहां पर जो है किसको, जैसे आप दक्षिण भारत में जाइएगा, एक एक जो खेत होगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। इसीलिए हमारे यहाँ ड्रिप सिंचाई नहीं की जाती है। ड्रिप सिंचाई आप देखेंगे फवारों से एक सिंचाई की विधि होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ लड़ने लगेंगे, हम अपने खेत में लगाए हैं, तुम्हारे खेत में मेरा पानी चला जा रहा है, तो इसलिए। तो ये था, तो ये हो गया एक थर्ड, 1/3, क्योंकि डायरेक्ट लेना था किसानों से, तो यहां पर ज्यादा था, 3 भाग में से 1 भाग कौन ले लेंगे? कृषक। यहां पर होता था कि पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके कर चुकाते थे, और ये अगर भूमि की बात की जाए तो 30% पे लागू थी, और ये मुख्यतः था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आज का रीजन, और पंजाब। क्योंकि पंजाब में ही जो है ये शब्द महाल वगैरह जो शब्द है पंजाब और सिंध प्रांतों में गांवों के लिए प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ ये था। और महालवाड़ी के जो जनक थे, लिखिएगा वो, उनका नाम जो था, अच्छा यहाँ गलत हो गया, इसमें जो नाम था वो हॉल्ट मैकेंजी नहीं था, वो मुनरो था। इसमें टॉम्स हेक्टर मुनरो नहीं था, टॉम्स मुनरो था, और कैप्टन रीड था। और यहां जो था हॉल्ट मैकेंजी था। बस ये 4 ही बात याद रखनी है, और इसके लिए पूरा एक अलग सेशन क्यों करना था, हो गया यहीं पर। इससे ज्यादा कुछ यहां एक पूछा जा सकता है, मान लीजिए तो यहां एक नियम था जिसे हम कहते थे सूर्यास्त का नियम। क्या था सूर्यास्त के नियम में? सिंपल याद रखिएगा, शाम जिस दिन बोल देते थे कि अंतिम आज आपको अपना कर चुकाना है, उस दिन शाम से पहले अगर आपने कर नहीं चुकाया तो आपकी खेत जो है जब्त कर ली जाती थी। वही था सूर्यास्त का नियम। बस इतने पॉइंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। ऐसे नहीं कि आपको पूरा जितना मैं पढ़ाऊंगी वायसराय के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, जितने मेन पॉइंट है वो याद रख लीजिए बस। हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में यही कहा जाता है कि बस मेन पॉइंट याद रखिए, बाकी सारी कहानियां समझ लीजिए। आगे बढ़ूं?
उसे याद रखिएगा, बस सुन लीजिए। जमींदारी को इस्तमरारी भी कहा जाता था, ई आधा स त मरारी व्यवस्था। जी। इसमें दर नहीं तय था, क्योंकि पूरे गांव द्वारा दिया जाता था, तो गांव का मुखिया तय करता था। यहाँ है, गांव के मुखिया की भूमिका होती थी, तो वो अपने गांव के खेत की उपज के आधार पर दर तय करता था कि इतने इतने हम सभी मिलकर इकट्ठा देंगे। इसमें दर तय नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो शुरुआत हो गई थी इस्तमरारी वाली, जिसे हम जमींदार सॉरी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी की नींव बहुत पहले पड़ गई थी। एक मिनट। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। हाँ, हाँ, 1792 में ही कैप्टन रिड ने जो शुरुआत कर दी थी, ये याद रखिएगा कि 1792 में ही की थी शुरुआत। लेकिन इसकी वैसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये सही जवाब होता है 1820 में, क्योंकि मूल रूप से लागू यही हुआ था। आगे बढ़े। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अच्छा, कालिदास की 5 रचनाओं का नाम बताइए आप लोगों में से कोई। हाँ। मेघदूत, रघुवंशम, मुद्रा राक्षस कालिदास की है। शकुंतलम तो हो गया, उसके अलावा एक फेमस रचना थी। हाँ, यही थी, अग्निमित्र के पुत्र वो, और उसके, और घेरे की नीति, जिसे रिंग ऑफ, अब ये समझ लो, एफियंसी फेंस कहा जाता है। घेरे की नीति अगर पूछा जाए कहीं पर, तो समझने के लिए बफर स्टेट आपने पढ़ा है कभी? जियोग्राफी में पढ़ा होगा बफर स्टेट। जब दो बड़े राष्ट्रों के बीच एक छोटा राष्ट्र होता है, तो उसे सुरक्षा की दृष्टि से माना जाता है कि वो बफर स्टेट है। जैसे कि चीन और इंडिया के बीच हम नेपाल को बफर स्टेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब युद्ध होता है तो हम भी उसे हेल्प के लिए, और वो, तो वैसे ही उस समय सुरक्षा के लिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र जिसपे लगता था कि कोई बाहरी आक्रमण हो सकती है, जैसे कि ब्रिटिश पे मराठों का आक्रमण हो सकता है या किसी अन्य का, मुगलों का, तो वो अपने पास में एक बफर स्टेट बनाते थे। बफर स्टेट शत्रुओं से, सिंपल भाषा में कहा जाए तो, सुरक्षा के लिए होता है। उसी को हिस्ट्री में घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ, गलत हो गया है, रिंग मैंने लिखा है, रिंग ऑफ फेंस कहा जाता है। सिंपल बस याद रखिएगा, बफर स्टेट का निर्माण करना, बफर स्टेट का निर्माण करना, और किस लिए किया जाता है? शत्रु देशों से रक्षा के लिए। बस पूछा भी जाएगा तो सिर्फ पूछा जाएगा किसके समय, इतना। नेक्स्ट बना कौन फिर से? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी 2 बार रहा, पहले 86 से 1993 तक, फिर एक बार बहुत कम समय काल के लिए 1805 में इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके समय अब क्या हुआ कि अब जिले की समस्त शक्ति, जो पहली बार थी कलेक्टर, जो कि डीएम आजकल कहे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके हाथों में, वरना पहले गवर्नर जनरल के हाथों में मेन शक्ति होती थी। पहली बार इसने जो है एक जिले का अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिया। इसके समय हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, संधि बताइए। श्रीरंग पट्टनम की संधि किसके साथ? कौन था? हम्म
टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, उसके अलावा कार्नवालिस संहिता का निर्माण किया। ये नहीं, ये शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो बस लिख लीजिएगा। यहां देखिए अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू हुआ कार्नवालिस, जिसकी बात हमने डिटेल में कर ली। अस्थाई किसकी? जमींदार वाली, हाँ, जो 73 में जाकर क्या हो गया था? अस्थाई। 1793 में, 73 नहीं 93 में, पहले शुरू हो गया था 90 में। ठीक। भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कार्नवालिस को। और पुलिस व्यवस्था का भी, यानी पुलिस सिस्टम दो का, तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट, सर जॉन सोर 1793 से 58 तक शासक रहा। इसके समय ही हुआ था ये एक्ट पारित। पूछा जाए तो पूछा, इतना नहीं। अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि ब्रिटिश जो है अब हस्तक्षेप नहीं, उसके लिए ही, क्योंकि हस्तक्षेप की नीति क्या हुआ कि ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप किया गया, किसी राजा जो देसी रियासतें थी, अहस्तक्षेप की नीति यानी नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पूर्व क्या ला दिया गया था? सहायक संधि। अब एक पॉइंट और 3 पॉइंट आपको नोट करना है। मैं थोड़ा सा उस पेज को निकाल लूं। पहला था क्लाइव का द्वैध शासन। ये सिंपल सबको पता है, द्वैध शासन कुछ नहीं था। दीवानी मामले किसके हाथों में थे? ब्रिटिशों के हाथों में। और प्रशासन के मामले किसके हाथों में थे? बंगाल के हाथों में। मामले में ब्रिटिश का हस्तक्षेप था। और प्रशासन किसके हाथ में था? बंगाल के नवाब। ये क्या कहलाया? द्वैध शासन। इसे दूसरा पॉइंट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि कब शुरू किया गया था? 1798। इसमें क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि की नींव या बीज पूछा जाए कहां पड़ा था? द्वितीय इलाहाबाद की संधि। किसके साथ? 16 अगस्त 1765 अवध नवाब सुजाऊ दौला। क्योंकि सुजाऊ दौला के यहाँ जो सेना रहती थी वो किसकी होती थी? ब्रिटिश की। और खर्च कौन चलाता था वहां का? यानी कि अवध का नवाब तो वही था। तो सिंपल भाषा में सहायक संधि कुछ नहीं था, ये था कि सेना किसकी होगी? ब्रिटिश की, और देसी रियासतें उसका खर्च चलाएंगे, तो वही सहायक संधि। लेकिन अगर पूछा जाए प्रश्न कहीं पर कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत किसने की थी? डुप्ले। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। इसने किया था, पर वो लागू नहीं हुआ था। लागू किसके समय ये संधि जाकर हुई थी? वेलेजली के समय। ये याद रखना है। तो इसमें जिन वो क्या बोलते हैं, सहायक संधि के तहत जिनका विलय हुआ था, बस नाम लिख लीजिए कौन कौन से थे जिनका विलय हुआ था। हैदराबाद, हाँ, वाह, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया
और भरतपुर। जो मेन है मैं उनका नाम बस लिखवा रही हूँ, ठीक है। फिर से बोलूं, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। पेशवा कहाँ के थे? महाराष्ट्र, पूना, भोसले, सिंधिया, क्या मैम? तंजौर, तंजौर, अवध, पेशवा, पेशवा के बाद भोंसले, वो ये भी थे महाराष्ट्र, सिंधिया ग्वालियर, और भरतपुर राजस्थान। इनमें एक पॉइंट नोट करके लिखिए, नोट आप जानते हैं ना, किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख के करना होता है, जो कि नहीं। होलकर कहाँ के थे? नहीं स्वीकार की। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसने कभी भी सहायक संधि नहीं स्वीकार की, क्योंकि ये एक मात्र इंपॉर्टेंट था जिसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी, होलकर। इंदौर के थे ये लोग, अहिल्याबाई होलकरों की रानी। होलकरों ने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी। हाँ, और स्वीकार में ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, वैसे आप लोग को तो लिखवा चुकी हूँ, पर स्वीकार जो किया था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, सिंधिया, भोंसले, पेशवा, भरतपुर। और भी स्वीकार किए थे, जैसे जोधपुर के जो राजा, जयपुर पर, वो छोटे शासक हैं जिनके बारे में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। हमेशा बड़े शासकों से प्रश्न बनते हैं। तो इसकी सहायक संधि की विशेषताओं से रिलेटेड 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। सहायक संधि की विशेषता, सहायक संधि की विशेषता, लिखिए, कंपनी की अनुमति के बिना किसी राज्य से युद्ध संधि नहीं, ना युद्ध कर सकते थे ना कोई भी संधि कर सकते थे जब तक ब्रिटिश कंपनी आज्ञा नहीं देती। कंपनी की आज्ञा के बिना किसी राज्य से युद्ध या संधि नहीं। कंपनी राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, यानी कि उसके जो निजी मामले होंगे उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। हाँ, कंपनी राजा के निजी मामले जो होते हैं, या आंतरिक जिसे कह सकते हैं, इंटरनल, में हस्तक्षेप नहीं। कंपनी अपनी सेना रखेगी खर्च रियासत द्वारा। या सिंपल लिखो, कंपनी की सेना खर्च शासक द्वारा। कंपनी की सेना, सिंपल लिख लो सीधा, कंपनी की सेना खर्च शासक द्वारा। किसी अन्य राजा को अपने यहाँ शरण नहीं, यानी कि जो सहायक संधि कर लेगा वो किसी को शरण नहीं दे सकता। राजा पहले भाग के किसी के यहाँ शरण लेते थे, दूसरे राजा, तो शरण नहीं दिया जा सकता।
हाँ, किसी अन्य राजा को शरण नहीं। बस 4 पॉइंट्स रहेगा याद, क्योंकि वो सेना रखेगी तो पता है सेना के लिए एक रेजिमेंट भी बनाएगा, तो वो उसी में निहित है कि जहां सेना रहेगी वहां सेना रेजिमेंट बनाना पड़ता है आपको। सेना का हेड होता है ना, सेना का रेजिमेंट गठन किया है। जैसे कैंट अभी देखेंगे कि दानापुर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कैंट है, तो वैसे ही रेजिमेंट बनाने पड़ते थे, वो उसी में है। नेक्स्ट एक और भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, किसकी वो नीति थी? व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसकी नीति थे? डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत है या व्यप्तगत? व्यपगत सही है, लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर सिंपल भाषा में गोद न लेने की प्रथा या हड़प की नीति, कुछ भी कह सकते हैं इसे। व्यपगत के सिद्धांत के अलावा हड़प की नीति भी कहते हैं। सिंपल कुछ नहीं था इसमें, अगर कोई भी शासक का अपना स्वयं का जो है उत्तराधिकारी यानी अपना बच्चा नहीं होगा और वो किसी बच्चे को गोद लिया रहेगा यानी एडॉप्टेड चाइल्ड होगा, गोद एडॉप्शन किया जाता है, तो उससे जो है वो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करते थे और उस राजा के पूरे क्षेत्राधिकार को किसके अंतर्गत ले लेते थे? ब्रिटिश। सिंपल सा था, गोद नहीं लेने की प्रथा, यानी कि आपको नहीं लेना है और अगर ले चुके हैं तो आपके बच्चे को जो है उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया जाएगा। और यही वजह है कि झांसी की रानी का स्वयं का पुत्र नहीं था और उनके पति की मृत्यु इसी वजह से हो गई थी। जब ये नियम लागू हुआ तो उन्हें लगा कि मेरा खुद का पुत्र तो है नहीं, और उनकी मृत्यु कुछ दिनों पश्चात हो गई थी। झांसी के रानी जो थे उनकी बहुत कम उम्र में वो विडो हो गई थी, सॉरी। तो आगे इसमें लिखना है कौन कौन ने स्वीकार किया था, इसमें भी बहुत सारे राज्यों ने किया था। लिखिए हड़प की नीति में सतारा, सतारा महाराष्ट्र, उस सबसे पहला जो जहां भी पहली लिखवाई हुई इसका मतलब वो सबसे पहला है। वहां हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि और यहाँ सतारा। सतारा के बाद लिखिए जैतपुर और संभलपुर, उड़ीसा में है दोनों, जैतपुर और संभलपुर। जैत ज ना कि च नहीं, जे JAITPUR, जैतपुर। उड़ीसा, उड़ीसा। जैतपुर और संभलपुर दोनों ही उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट लिखिए बघाट, उसके बाद उदयपुर, झांसी, बघाट, बघाट ब घा और ट, बघाट। ये शायद महाराष्ट्र दक्कन वाले प्रांत में है, महाराष्ट्र या कर्नाटक में, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, 1 मिनट देख ले। उसके बाद लिखिए झांसी, नागपुर। इसी में कहा जाता है कि सबसे अंतिम रूप से उसे भी जो है अवध को किया गया था सहायक संधि के अंतर्गत, दोबारा कुप्रशासन का आरोप लगा के। बघाट इज हाँ मराठा में ही है, महाराष्ट्र में, सही है। हो गया। तो इसमें सिंपल कुछ लिखवाना नहीं है, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा कि आप गोद नहीं ले। लेकिन हाँ उन क्षेत्रों पर कोई ये नहीं जिनके राजा के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। मान लीजिए कुछ ऐसे स्थानीय राजा थे जिनका ब्रिटिश से कोई संबंध नहीं था, तो वो अपने गोद लिए हुए बच्चे को भी बनाएंगे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो राजा नहीं बना सकते थे जिनका इनका संबंध था। बस सिंपल याद रखना है। अब देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जब बनता है, लॉर्ड वेलेस्ली कब से रहा? 1798 से 5 तक रहा। इसके समय सबसे पहला क्या आया? सहायक संधि। पूरी सहायक संधि की कहानी पढ़ लिए, कोई बताने की जरूरत नहीं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, कब की बात है?
अब बहुत सिंपल और फास्ट, सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान। 99 कोई संधि नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया और पुनः एक बार हैदराबाद पर जो पुराने वहां के वंश थे उनको शासक नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, बसीन की संधि 1802 किसके तहत हुई थी? मराठा संघर्ष में। याद रखिएगा, मराठा जो प्रथम मराठा संघर्ष से ही संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, इससे संबंधित है क्या? बसीन की संधि। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5, इसमें 3 संधियां हुई हैं, याद रखना है। यहां पर आपको 3 संधियां याद रखनी है। एक हुई थी सिंधियों के साथ, एक हुई थी भोसले के साथ और एक होलकर के साथ। तो ये संधियां कौन थी? सिर्फ नाम लिख लीजिए। एक था सबसे पहले जो हुआ था, 1 नंबर पे देवगांव की संधि। दूसरे नंबर पे हुआ था सुरजी अर्जन गांव की संधि। ये दोनों संधियां हुई थी 1803 में। और तीसरी संधि हुई थी राजपुर घाट था या राजपुर गांव था? घाट था ना? ये कब हुई थी? 1805 में। तो ये संधि हुई थी होलकरों के साथ जो इंदौर के थे, और ये 2 संधियां जो हुई थी वो हुई थी एक सिंधिया के साथ और एक भोसले के साथ। नेक्स्ट, 1999 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया। क्यों लगाया गया था प्रेस पर सेंसर? क्योंकि हिंदी भाषा या ब्रिटिश के खिलाफ अगर कुछ भी भारतीयों द्वारा लिखा गया था, मेनली देखिए हिंदी पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो अलग था। यहां ब्रिटिश के खिलाफ लिखने पर क्या किया जाता था? उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के 1800। नेक्स्ट, ये बना सर जॉर्ज बार्लो। इसके समय एक ही याद रखिएगा, वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, जो हुआ कुछ नहीं याद रखना है, तमिलनाडु में है वेलोर वर्तमान में, बस कुछ नहीं याद रखना है इनके शासनकाल में। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक अमृतसर की संधि किसके साथ? अब बहुत फास्ट करिए, टाइम हो रहा है। अली अमृतसर की संधि किसके साथ? रंजीत सर के साथ मत बोल देना, रणजीत सिंह के साथ हुआ था। और इसका संबंध क्या था? जो सुकरचकिया मिशल था उसमें जो योग्य शासक था। और इस समय था कौन? जो संधि हुई थी, ये तो मान लीजिए कि उस समय गवर्नर जनरल था, लेकिन संधि जो हुई थी मुरली चार्ल्स मैटकॉफ, बस। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 14 से 16 संधि। अब फास्ट बताइए, सुगौली की संधि। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसी आंग्ल मराठा युद्ध में एक पॉइंट याद रखना है, पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। यहां कौन सी संधि होती है? पूना की संधि। पूना के संधि के पश्चात पेशवा का पद समाप्त। नेक्स्ट, कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना। इसके साथ और कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, यह है ठीक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, काफी डिटेल चर्चा हो गई है, कोई जरूरत नहीं। महालबाड़ी व्यवस्था ये भी हो चुकी है 1822, विस्तार से चर्चा कोई जने। ये याद रखिए क्या होता है? कष्टकारी अधिनियम।
जिसे टेनेंसी एक्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेनेंसी एक्ट। कुछ नहीं था, अगर जो रैयत किसान समय पर अपनी लगान दे चुके होते थे, उनके जो है खेतों पर किसी तरह की जब्ती नहीं की जा सकती थी। और ये एक्ट लाया गया था 1822 में, और ये लाया गया था बंगाल में, याद रखिएगा, बंगाल में लाया गया था। और किसी तरह से जो किसान दे चुके होंगे उन पर किसी तरह से आप जो है उनकी खेत पर जब्ती नहीं कर सकते, इसलिए था टेनेंसी एक्ट। नेक्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय एक ही याद रखिएगा, वर्मा कौन सी संधि? यान्डबू, यान्डबू की संधि, बस सिंपल इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा उनतीस किसके सहयोग से? ठगी प्रथा का अंत, ये भी क्या? उन्नीस से 33 के बीच तक हुआ था। ये एग्जैक्ट अगर बात किया जाए तो 29 से 33 के बीच, क्योंकि ये एकदम से ठगी प्रथा समाप्त नहीं किया। अच्छा हाँ, ठीक। और ये इसमें जो एक व्यक्ति शामिल था, स्लीम, उसका नाम था स्लीमैन, पर पूरा नाम स्लीमैन था, पर उसका पूरा नाम कुछ और था। ये व्यक्ति जिसके सहयोग से ये हुआ था, पर एक साथ याद रखिएगा ठगी प्रथा को समाप्त नहीं किया गया था। अब यहाँ पर 33 के चार्टर एक्ट से क्या आ गया भारत में? कौन सा पद? गवर्नर जनरल का पद। और पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट पारित हुआ, विधि आयोग यानी कि लॉ डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव इन्हीं ने पारित किया था। और फिर अगला जो बना लॉर्ड मेटकॉफ, जिसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो सेंसर किस के तहत लगाया गया था? अभी हमने पढ़ा था प्रेस पे सेंसर, यहां पर इससे पहले था। तो इन्हें कहा जाता है प्रेस का, क्योंकि इन्होंने यहां से सेंसर को हटा दिया था। क्यों मुक्तिदाता कहा गया? क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगे हुए सेंसर को समाप्त कर दिया था। अगला कौन बना? लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय याद रखिएगा प्रथम अफगान युद्ध, इसके समय कोई संधि नहीं हुई थी। शेर शाह सूरी मार्ग को जीटी रोड, जो नाम बदला गया था, शेर शाह सूरी ने जो मार्ग बनाया था कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड, जो उस समय जो था वो था बंगाल से पेशावर यानी पाकिस्तान तक। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो ये जो रोड जाती है जीटी रोड, कहां से कहां तक भारत में है अगर वर्तमान में? हाँ, तो कहां से कहां? वह अमृतसर तक। अमृतसर से कलकत्ता तक जो जाती है, क्योंकि बंगाल था, मैंने क्या बोला? पेशावर। पेशावर अब कहां चला गया है? पाकिस्तान में, तो वहां नहीं हो सकता। तो अब जो ये है अमृतसर से कलकत्ता, और ये जो है ग्रांड ट्रंक रोड कहलाता है। नेक्स्ट, लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा का अंत करते हैं। 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए एक कमेटी बस बनी है, ना कि ये कोई आयोग। योजना बनी थी थॉमसन योजना। याद रखिए देसी भाषा, क्योंकि डलहौजी के समय लाया गया था शिक्षा के लिए, जैसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच, उसमें क्या था? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना था। यहां पर देसी भाषा यानी जो भारत की मूल भाषा थी वहां पर वो था थॉमसन योजना। ये कोई आयोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की क्या हुई थी? संधि।
खोंड जनजाति, याद करिए कहां से शुरू हुआ था जब हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा था, बंगाल से उड़ीसा तक। क्योंकि आप जानते हैं कि उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में भी कुछ जनजातियां, लेकिन उड़ीसा में बहुत सारी जनजातियां होती है, मध्य देश में भी, ये याद रखिएगा, उसके अलावा मध्य प्रांत में भी। और जनजातियों में क्या था, ये लोग मनुष्य को बलि, जो इनके कुल देवता होते हैं, जिन्हें ये वो क्या मानते हैं, जंगल के देव, उन्हें ये ईश्वर को ही जो है बलि देते थे। क्योंकि आज भी इनकी अपनी जो है रीति रिवाज है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया था, तो इन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन अंततः जो है 1857 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। किसने जो है नेतृत्व किया था? चक्र विसोई, राधा दंडसेन, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा 3 ही पॉइंट किसी भी आपको जनजाति या किसान आंदोलन में पूछे जाएंगे, कहां पर थे, कि इसने नेतृत्व किया था और कारण क्या था। 3 ही बातें पूछी जाएंगी अगर जब भी पूछी जाएंगी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, बहुत सारे कार्य किए हैं लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, डेट मैंने सबका लिख दिया है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी इनके समय हुआ। और चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को हिंदी में महाधिकार पत्र कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। और इसी ने लाया था व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसमें क्या था? अंग्रेजी को बढ़ावा, भाषा में शिक्षा। पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि देशी में शिक्षा, पर जो उच्च शिक्षा हो वो किस भाषा में हो? अंग्रेजी भाषा में। और उसी समय इसके पश्चात क्या हुआ था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। कहां कहां? लंदन में जो विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। और पहली बार इन्होंने कहा था डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी था लेकिन वो जो मेन था जिसने पारित किया था उसका नाम था चार्ल्स वुड, कि लोक शिक्षा, लोक का मतलब पब्लिक है, कि जो है पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाए, यानी सेपरेट जो है पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने की पहली बार बात यहीं पर की गई थी। पहले एजुकेशन के लिए अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता था, एक ही डिपार्टमेंट में सभी कार्य किए जाते थे। तो यहाँ पर पहली बार हुआ था कि सेपरेट जो है लोक, यानी कि उसको बोल सकते हैं हिंदी में पृथक लोक शिक्षा विभाग का निर्माण। और ये बात है 1855, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा इसी के समय 1853 में बंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाई गई। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा देखिए मुख्य कार्यों में माना जाता है डलहौजी ने जो सुधार के लिए किए, जो वाकई भारतीयों के लिए फायदेमंद रहे, रेलवे का विकास, डाक का विकास, तार सेवा यानी कि संचार के साधनों की शुरुआत, और शिक्षा में जो लाया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा देखिए पारित नहीं हुआ है क्योंकि 1856 में जाकर, और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जो अलग होता है उसका निर्माण पहली बार जो भारत में किया गया इन्हीं के डबल। पब्लिक निर्माण को क्या बोलते हैं? ये तो डिपार्टमेंट पब्लिक, उसे पीडब्ल्यूडी पब्लिक हाँ वर्क्स डिपार्टमेंट बोलते हैं।
वहां निर्माण उस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं शब्द प्रयोग हो सकता। उसके बाद डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन यही राजधानी शिमला बनाई थी, इसलिए गर्मियों में जो सम्मेलन आयोजित किए जाते थे वो शिमला में किए जाते थे। नेक्स्ट, लॉर्ड केनिंग बना 1856 से 57। 1857 के विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कलकत्ता, मद्रास और बंबई जो मैं बात कर रही थी वो 1857 में इसके समय बने हैं, ना कि उसके समय। 3 विश्वविद्यालय जो बने थे किसके तर्ज पे? तो लंदन विश्वविद्यालय। यानी हायर एजुकेशन के लिए बना था। शिक्षा में याद रखिएगा चार्ल्स वुड के पश्चात जो एक और आया था इंपॉर्टेंट, हंटर आयोग, जिसमें क्या था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था और वो था हायर से। 1857 का विद्रोह, इसमें तो अब आ जाएगा भारत के वायसराय, लेकिन हो चुका है आपका टाइम ओवर। तो इसके बारे में थोड़ी देर कल चर्चा हो जाएगी और कल बाकी जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट रहे हैं, जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड पार्ट आपके बचे हैं, 1857 में कुछ पॉइंट्स बचे हैं उन सबको, और कल हो जाएगा सेशन समाप्त आपके मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आप लोग क्या चाह रहे हैं, और एक बार मुझे उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आधार पे अगर आप लोग जो बोलेंगे, आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं इसके पश्चात? मिडाइवल। तो देखो सिंपल बात है, पढ़ना सारा ही है, ऐसा तो नहीं तो एंशिएंट से पढ़ो कि मिडाइवल में जो पॉइंट्स कुछ एंशिएंट से रिलेटेड है, हाँ, तो एंशिएंट को कवर करके जब आप मिडाइवल की तरफ बढ़ोगे तो इसमें के पार्ट आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है? तो कल भर सिर्फ पढ़ना है, उसके बाद शुरू हो जाएगा एंशिएंट। कल क्या है? फ्राइडे है। हाँ, तो फ्राइडे तो उससे मतलब नहीं है, सैटरडे को जो है एंशिएंट शुरू हो जाएगी। और जो भी प्रश्न होंगे नेक्स्ट जो है वीक आप लोगों को 2 कंपाइल मिल जाएगा, एक मेरे नोट्स का मॉडर्न हिस्ट्री का, वैसे आपको एंशिएंट और मेडिवल में भी मेरे नोट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर, इन तीनों के बाद। तो चलिए फिर आप सभी अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए जो आप लोग पढ़